वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। जैसे कि थंबनेल आप लोग देख चुके हैं, चार्ट पे प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होना चाहिए या क्या राइट वे है। देखिए, कोई भी वे राइट या रॉन्ग तो नहीं होता, केवल और केवल फर्क इतना होता है कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को समझ पाते हैं। जरूरी नहीं है कि जो काम आप लोग कर रहे हैं चार्ट प्रैक्टिस पे वो तरीका आपका रॉन्ग हो या जो तरीके पे मैं काम कर रहा हूँ वो तरीका राइट हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब केवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को समझ किस तरीके से सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये शेयर करूंगा मैंने किस तरीके से चार्ट पर प्रैक्टिस करी है और किस तरीके से चार्ट पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो पहले तो क्या होता है कि देखो, हर कोई जब प्रैक्टिस करने के लिए आता है चार्ट में तो उसको कुछ चीज़ें पता होती हैं जिसके ऊपर काम करता है। अब जैसे मैंने एक इमेज की कॉपी मैंने निकाल के रखी है यहाँ पे, ये उस समय की बात है, स्टार्टिंग में जब मैं 19-20 की किसके अंदर मैं जब प्रैक्टिस वगैरह करता था। तो उस सबसे पहले मैं प्रैक्टिस कैसे करता था, नोट पे जो नोट होते हैं, नोटबुक वगैरह बना के वहाँ पे पेन से ही अपना चार्ट वगैरह कुछ बनाया, कुछ सेटअप वगैरह बनाया, वहाँ पे चीज़ों को मैंने मेंशन कर दिया। लेकिन नोटबुक करने के बाद क्या होता था कि जब मैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए जाता था तो एक्चुअल में ये पैटर्न समझ में नहीं आते थे कि पैटर्न में हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स तो नहीं है। अब ये पूरा मैंने जो ड्रॉ किया इसमें कहाँ पे कैंडल दिख रही है, कुछ भी नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने इस पैटर्न को बंद किया। बंद करने के बाद मैंने क्या किया, जो चार्ट पे मैं प्रैक्टिस करता था उस चार्ट को ऐसे करके प्रिंट आउट वगैरह निकाल के अपने मतलब भर की चीज़ें कि जिस चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ पर पूरा ड्रॉ करके उसके बारे में मैं वहाँ पे मेंशन कर दिया करता था। अब इसमें समस्या ये थी, टाइम फ्रेम में अलग रखता था, चार्ट में अलग रखता था, कभी इसमें दूसरे इंडेक्स के चार्ट वगैरह नहीं होते थे, केवल एक इंडेक्स पे मैं काम करता था। वो तरीका भी मैंने बदल दिया। बदलने के बाद में मैंने अपने चार्ट पैटर्न्स को या जो भी चीज़ें मैं देखता हूँ उसको मैंने डिजिटलाइज किया। अब डिजिटल सेव करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए क्या होता है, एज इट इज़ चार्ट की कैंडल्स, डेट, सारी चीज़ें, टाइम फ्रेम वगैरह मेरे पास आने लगी। तो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अब चार्ट प्रैक्टिस करने के लिए क्या होता है ना, जैसे आप में से किसी ने कमेंट किया कि सर कैंडल्स मार्केट में बन रही हैं तो ये सारे कैंडल मिलके चार्ट बना। अब इस चार्ट में प्रैक्टिस क्या करना है, क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखो, चार्ट में प्रैक्टिस क्या करना है ये एक अलग टॉपिक है। चार्ट में प्रैक्टिस जो है वो अपने को कैसे करना है ये एक अलग टॉपिक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस कैसे मैं करता हूँ, किस तरीके से चार्ट को रिमेंबर किया जाए, चार्ट को मैं कैसे देखता हूँ। अब सपोज आपके पास एक चार्ट है, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गया, मेरे पास एक ये चार्ट है। अब इस चार्ट में यानी कि करंट नेक्स्ट डे की कोई भी प्लानिंग करने से पहले या नेक्स्ट डे के चार्ट को रीड करने से पहले आपको करंट डे के चार्ट को रीड करना आना चाहिए। अब चार्ट रीड करने के लिए क्या हो रहा है, जो कैंडल आपके पास बनी है, सर आप कैंडल को अलग तरीके से कैसे देखते हो, मुझे तो सारी कैंडल एक जैसी दिखाई देती है, आप में से किसी ने कमेंट किया। अब देखो, कैंडल आपको भी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, वही अलग अलग कैंडल दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ चीजें आपको ऐड करके बताऊंगा जिससे कि थोड़ा सा ना आप समझ पाओ कि कैंडल तो आपके लिए भी एक ही बनी हुई है। भाई मेरे लिए यहाँ पे रेड कैंडल बनी है तो आपके लिए भी रेड कैंडल बनी हुई है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि रेड कैंडल, इंपॉर्टेंट ये है मार्केट जब नीचे की तरफ चल रही है तो आपको यहाँ पे समझना पड़ता है कि प्राइस नीचे क्यों आया, प्राइस नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों गया। वो सारी बातों को जब आप समझोगे तो चार्ट रीडिंग के कॉन्सेप्ट में वो चीज़ें अप्लाई होती हैं। स्टार्टिंग में वीडियो आपको हो सकता है कि धीरे धीरे समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, ये वीडियो आगे बढ़ेगी, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। अब मैं आपको यहाँ पे आगे कुछ बताने से पहले एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक मैंने चार्ट निकाल के रखा, ये डिजिटल चार्ट है, यानी कि चार्ट में जहाँ पे जो जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं। अब सपोज ये चार्ट में अगर मैंने यहाँ पे देखो कुछ थॉट प्रोसेस, चार्ट की समरी, जो चार्ट की समरी बनी हुई है उसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी। ये क्यों मेंशन करी, अगली बार जब भी मैं चार्ट की प्रैक्टिस करूं, मैं यहाँ पे किस चार्ट को देख रहा हूँ, उस चार्ट के साथ साथ बाकी के इंडेक्स में क्या चीज़ें हुई थी उसको मैंने यहाँ पे चार्ट को सेव कर रखा है। इस तरीके से मैं चार्ट को सेव करके रखता हूँ। अब सपोज मार्केट में, मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मार्केट मोमेंटम हुआ पिछले दिन, मुझे आगे मैं जब चार्ट देख रहा हूँ मुझे पता ही नहीं कि चार्ट में क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, इस रैली के लिए क्या क्या चीज़ें अप्लाई हुई हैं, जो मेरी समझ में आया मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे के अंदर यहाँ पे राउंड नंबर का ब्रेकडाउन हो रहा है, बायर के कुछ एसएल्स हैं, बायर के कुछ एसएल्स हैं, यहाँ पे कौन सी कैंडल का क्या मतलब है, इस जगह पे प्राइस आया तो इसका क्या मतलब है, बायर के एसएल कहाँ पड़े हुए हैं। उसके बाद मार्केट में जो गैप वगैरह ओपन होके यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हुई है तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हुई है। इसके साथ साथ पैरेलल इंडेक्स, इसमें पैरेलल इंडेक्स के बारे में बात किया गया कि सेम डे में आगे के बाकी के इंडेक्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें मेंशन करी हुई है। चार्ट किस डेट का है, यहाँ पे अपर लेवल पे आके चार्ट पे मेरी क्या थिंकिंग डेवलप हो रही है, या ये चार्ट में बाद में क्या हुआ वो मैंने वहाँ पे चीज़ें मेंशन करी।
उसके बाद अगले दिन फिर से मार्केट ओपन हो रहा है, क्लोजिंग प्राइस का मैंने यहाँ पे मार्किंग की हुई है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है तो उसको कैसे देखना है। ट्रेड बनने के बाद यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही है उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई ERC कैंडल्स है। उसके बाद जब प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, या इसके लिए मुझे समझने के लिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि प्रीवियस डे ऑल बायर एग्जिट, टुडे ओनली कॉल साइड प्लान है। वाई लुक चार्ट 13.3। तो मेरा कोई चार्ट का इस तरीके से पैटर्न होगा जिसपे चार्ट के नंबर्स होते हैं कि 13.1, 13.2। उसके अंदर मैंने कुछ और क्लू डाल रखे हैं। उसके अलावा कुछ नोट्स मैंने बनाए होंगे उसी चार्ट के बगल में, जैसे यहाँ पे नोट्स बने हैं तो उसके लिए बताया गया है कि यहाँ पे इस फोल्डर में जाइए, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अब इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, अभी आप केवल इतनी कहानी को सुनते जाओ, चार्ट वार्ट हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। मैंने जो चार्ट को बनाया, आज से 4 साल बाद भी अगर मैं चार्ट की प्रैक्टिस करता हूँ, किसी सेटअप पर मैं काम कर रहा हूँ, वो सेटअप मान लीजिए कि फेल होने लगा, मेरी क्या गलतियां रही हैं, मैंने पहले कैसे काम किया, उस तरीके से बाकी के इंडेक्स में क्या हुआ कि इसने 51,500 का सपोर्ट लिया, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ने कोई ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट मैं कैसे कंसीडर कर रहा हूँ, क्या मुझे सेल साइड में कोई पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। मार्केट जब सेल साइड में आया तो मार्केट में इस मोमेंटम में क्या हुआ। जब तक आपको ये सारी बातें नहीं पता तब तक आप मुझे बताओ आप चार्ट में प्रैक्टिस कैसे करोगे। ये जो मैंने चीजें मेंशन करी, मान लीजिए अब इस चार्ट में आ जाइए। यहाँ पे चार्ट नंबर 2 मैंने कुछ चार्ट मार्किंग करी है कि इस तरीके के साइडवेज मार्केट में सेलर का 49,000 का एरिया है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे ही जाके क्लोज हुआ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इस चार्ट में कितनी पॉसिबिलिटीज पे मैं मार्केट में काम करूंगा डाउन साइड में, वो पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। यदि मार्केट में इस प्रकार के चार्ट में जहाँ पे कोई राउंड नंबर है, मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में आया हुआ है, किसी जोन का ब्रेकडाउन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये समझना, यानी कि मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि मेरा नेक्स्ट डे में प्लान क्या है। सपोज डाउन साइड में मेरे पास कोई चार्ट नहीं है, तो डाउन साइड एसएल नहीं है। अब डाउन साइड एसएल नहीं है, केवल और केवल मार्केट के अंदर सेलर बैठे हुए हैं, तो इन सेलर को टारगेट करना है या नहीं करना है, उसके लिए मुझे समझना पड़ता है कि 49,000 के ऊपर प्राइस क्यों नहीं गया। अब ये चार्ट में अगर आपको ये बातें समझ में आने लगे कि 49,000 के ऊपर प्राइस क्यों नहीं गया, अगर मार्केट रेंज बना के केवल और केवल फ्लैट ओपन कर रहा है और नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो सेलिंग हुई है वो रिटेल पार्टिसिपेंट की हुई है या किसी स्मार्ट मनी की सेलिंग हुई है। मुझको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर मैं समझ रहा हूं कि नहीं भाई 49,000 के पास जाने के बाद पूरे दिन मार्केट ने अपने हायर लेवल को क्लोज नहीं किया और धीरे धीरे आके मार्केट ने क्या किया, बॉटम साइड में आके क्लोज किया है, तो ऐसी कंडीशन में मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पे कोई स्मार्ट मनी बैठा था जिसने प्राइस को अपर लेवल पे जाने नहीं दिया। अब ये स्मार्ट मनी कब कंफर्म होगा? स्मार्ट मनी कंफर्म होगा कि अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो मेरे लिए यहाँ पे कोई स्मार्ट मनी नहीं है, क्योंकि मार्केट ने गैप अप दे दिया। अगर मार्केट गैप फ्लैट भी खुलता है, फ्लैट के बाद कोई बड़ी कैंडल रेड बन गई, तो मेरा कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे स्मार्ट मनी बैठी हुई है। अगर मार्केट में गैप अप खुलने के बाद कोई बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बन गई तो मैं स्मार्ट मनी कंफर्म कर लूंगा। गैप अप खुल के मार्केट अगर कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई तो मेरी स्मार्ट मनी की थ्योरी यहाँ पे गलत होगी कि यहाँ पे कोई स्मार्ट मनी नहीं बैठा हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने मान के चल लिया कि मार्केट में स्मार्ट मनी बैठा हुआ है, डाउन साइड में एसएल नहीं है। अब मैं अगले दिन चार्ट में क्या करूं? अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा तो मैंने कंडीशन डाली हुई है, क्योंकि ये कंडीशन कहां से निकल के आई? ये कंडीशन निकल के आई पीछे मैंने कई इस तरह के चार्ट को समझा जहां पे मार्केट में सेलर जोन में कोई हैवी कोई बड़ा प्लेयर बैठा है। उस चार्ट में मुझको क्या करना चाहिए? अगर फ्लैट ओपनिंग होगा, क्योंकि डाउन साइड में एसएल नहीं है और फ्लैट ओपन में रैंडम प्लेयर जो है उनको निकालने के लिए और बाइंग साइड के स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए प्राइस ऊपर जाएगा। मुझे लॉन्ग नहीं होना, मुझको शॉर्ट होना है, क्योंकि शॉर्ट में पैसा ज़्यादा बनेगा। रीज़न, अगर आप लॉन्ग होते हो, ध्यान रहे आप अगेंस्ट द स्मार्ट मनी ट्रेड कर रहे हो, वहां पे पुट साइड में पैसा ज्यादा बनेगा, कॉल साइड में नहीं। ये मेरी एक कंडीशन है। मैंने मान लिया कि मार्केट में फ्लैट ना खुल के मार्केट गैप अप खुल गया, तो गैप अप की कंडीशन में मार्केट में ऑलरेडी सेलर रिटेल प्लेयर ट्रैप है और स्मार्ट मनी अपने अगेंस्ट में पोजीशन को ज्यादा नहीं ले जाएगा, तो छोटा मोटा बाइंग साइड के मोमेंटम के बाद मार्केट फिर अच्छा खासा गिरावट करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, जैसे कि मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन में क्या होता है, अब मुझको ये समझना है, यदि यहाँ पे इस ट्रेंड के अंदर या ब्रेकडाउन के बाद कोई रैंडम प्लेयर से मेरा मतलब होता है रिटेल पार्टिसिपेंट की अगर एंट्री हुई है, इंपॉर्टेंट ये है कि गैप कितना बड़ा है। अगर गैप, इसमें गैप की भी कुछ संख्या होती है कि कितने बड़े गैप में प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटीज होती है।
अगर गैप छोटा मोटा है तो वहां पे फिर पॉसिबिलिटीज होती है कि मार्केट में रिटेल प्लेयर प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, क्योंकि रातों रात उसको उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो गैप की भी अलग अलग धारणाएं होती है यहाँ पे कि गैप कितना बड़ा होना चाहिए कि रिटेल को प्रॉफिट हो जाए और वो भागने की तैयारी करे। अब गैप डाउन खुला, गैप डाउन के केस में देखिए डाउन साइड कोई भी एसएल नहीं है। दूसरी बात, कल मार्केट ने गिरावट करी, गिरावट में स्मार्ट मनी यहाँ पे बैठा है, इसलिए मार्केट ने गैप डाउन दिया। गैप डाउन देने के बाद में डाउन साइड में कोई एसएल नहीं है। अब आप सोचिए, यदि पहली कैंडल रेड बनी तो रेड कैंडल के बाद प्राइस अगर होल्ड कर रहा है तो क्या मैं यहाँ पे लॉन्ग हो जाऊं वो ज्यादा बेटर है, या यहाँ पे मैं डाउन साइड जाऊं ज्यादा बेटर हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है साइकोलॉजी और मार्केट की ओपनिंग। ओपनिंग मार्केट की नेगेटिव थी, ओपनिंग कैंडल भी मार्केट में नेगेटिव थी। ऐसे में प्राइस जब रेंज का ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट में कौन काम करने आएगा? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करना। यहाँ पे आप सेल करते या मार्केट में बाय करते? चार्ट देख के मत बोलना, क्योंकि चार्ट देखकर अगर आप बोल रहे हो तो फिर मार्केट में कुछ नया नहीं सीख के जाने वाले आप केवल यहाँ पे करिए, आप इस जगह पे कॉमन थिंकिंग के साथ क्या होता है, ऑब्वियसली मार्केट में सेलर आएंगे, रीजन उनके पास कुछ प्रोसेस है, उनको सोचने के लिए मार्केट में कुछ मिला। मैं ऐसी जगह पे सेल नहीं करूंगा, क्योंकि डाउन साइड में एसएल नहीं है। मैं सेल कब करूंगा? जब मार्केट में बायर के स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाए तब। अभी फिलहाल मार्केट ने डाउन साइड में ट्रेड किया, इस जगह पे जाने के बाद जैसे ही 200 के नंबर का ब्रेकडाउन हुआ, मैं यहाँ पे लॉन्ग हो जाऊंगा और मार्केट में मैं लॉन्ग साइड में जाने की तैयारी करूंगा। और मेरे टारगेट मैक्सिमम ये रेंज रहेंगे, इससे ज्यादा ऊपर के टारगेट में एक्सपेक्टेड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चार्ट को यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ। जैसे ही मार्केट में एक लॉन्ग साइड का ट्रेड हुआ, अब यहाँ पे आप देखिए चार्ट में मार्केट गैप डाउन खुल के बायर को बिठाया। चलो बायर यहाँ पे ज्यादा नहीं आए होंगे, कुछ बायर इसके ऊपर आए होंगे, कुछ बायर ने मार्केट में हाई के ऊपर काम किया होगा और कुछ लोगों ने रिट्रेसमेंट पर जब ब्रेकआउट यहाँ पे काम किया होगा, कुछ लोगों ने ब्रेकआउट पे काम किया होगा। अब आप सोचिए, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे काम करना शुरू किया तो यहाँ पे दो एक्टिविटी हुई। वो दो एक्टिविटी कौन सी है? पहली एक्टिविटी, जो रैंडम प्लेयर थे उन्होंने देखा कि भाई गैप डाउन के बाद लो गया और लो के बाद मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रहा है, ये ट्रेडर मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। और जब एग्जिट कर जाएंगे तो मार्केट के पास ऊपर जाने का कोई मतलब तो बचता नहीं है। दूसरी एक्टिविटी, इस तरह के ट्रेंड को देखकर मार्केट में बायर आ जाएंगे। तो अब मार्केट में क्या करना चाहिए? ब्रेकआउट के बाद आप मार्केट में ट्रेड करने जाओगे, कितनी पॉसिबिलिटीज है इन ट्रेडर को टारगेट करने की या इनकी जेब से पैसा निकालने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ट्रेड में, आप ये देखिए। या फिर जब आप अंदाजा लगाओ कि मार्केट में सेलर ऊपर के प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, यहाँ पे नए बायर फर्दर आ गए और हर पॉइंट पे मार्केट में स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो जब आप ब्रेकआउट के बाद मार्केट में सेल करोगे तो उसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, या आप लॉन्ग साइड जाओगे उसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अभी भी मैं आपको चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं केवल और केवल आपको ये बता रहा हूं कि चार्ट रीडिंग से पहले इतनी बातें आपको समझ में आती हैं चार्ट में कि नहीं आती हैं। अगर इतनी बातें आपको चार्ट में समझ में नहीं आ रही है तो चार्ट की फोटो खींचकर आप करोगे क्या? नहीं, कुछ काम का तो नहीं है ना, क्योंकि जो आज आप चार्ट देख रहे हो फोटो खींच के कि मार्केट में ऐसा हुआ, सपोज ये चार्ट था, यहाँ पे सारी बातें हटा दीजिए, केवल आप ये रखिए ये चार्ट ऐसा बना, मार्केट ने रेंज बना के गैप डाउन किया, अगले दिन मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करके लॉन्ग जाना है। आप लॉन्ग तो चले गए, लेकिन उस लॉन्ग जाने के पीछे क्या लॉजिक आपने ब्रेक कर पाया कि चार्ट में ये लॉन्ग का पोजीशन क्यों बनता है, डाउन साइड पोजीशन क्यों बनती है, यहाँ पे जो सेल करके गए उनका क्या हुआ, यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं उनका क्या हुआ, फिर मार्केट में इस तरीके की बाइंग कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे। जब ये सारी बातें आप डिकोड करोगे तभी तो ये चार्ट की फोटो कॉपी रखने का डिजिटल आपको कोई फायदा है ना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। चलो छोटा सा एग्जांपल और दिखाऊं, ये वो चार्ट है जिस तरह से मैं डिजिटलाइज चार्ट को करता हूं, मैं सारी बातें यहाँ पे मेंशन करके रखता हूँ। ये एक चार्ट था, इसको भी समझ लेते हैं। मार्केट में इस तरह की रैली के बाद एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट ये है, कई बार मैक्सिमम इस तरह का जो डाउनफॉल होता है वो पकड़ में नहीं आता। यहाँ पे पकड़ने के लिए आपको कैंडल स्टिक की पकड़ होनी चाहिए। अब कौन सी कैंडल पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी रेड कैंडल बनी, यहाँ पे भी रेड कैंडल बनी, यहाँ पे भी बनी, आपको सेल कहाँ पे करना है मार्केट में इस रैली को कैप्चर करने के लिए। पता लगे आपने यही सेल कर दिया और मार्केट आपको स्टॉप लॉस देने के बाद निकाल रहा है, यहाँ पे काम आएगा इस पैटर्न को समझना कि पैटर्न कैसे काम करता है, कितनी बार काम करता है, कितने तरीके के स्ट्रक्चर्स इसके अंदर होते हैं, वो नहीं पता तो इसकी फोटोकॉपी किसी काम की नहीं है। यहाँ पे रिटेल की ब्रेकआउट, क्योंकि कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे रिटेल पॉइंट एंट्री होते हैं, हर रिट्रेसमेंट पर रिटेलर मार्केट में आया, 51,500 नीचे है, ऊपर की साइड मार्केट में कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। अब मार्केट खुल गया 500 के आसपास। अब आपका यहाँ पे क्या प्लान होना चाहिए? आप यहाँ पे सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल को देखकर मार्केट मान के चलो ब्रेकआउट कर रहा है या फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है,
फिर से ऊपर जा रहा है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, बाइंग साइड ट्रेड करोगे क्योंकि मार्केट आपके लिए तो ऊपर जा रहा है। मैं ऐसी जगह पे ये देखूंगा कि मार्केट अगर सपोर्ट लेके यहां तक ना जाके मार्केट ब्रेकआउट भी करता है तो भी मैं सेल साइड ट्रेड करूंगा, क्योंकि राउंड नंबर मेरे पास पड़ा हुआ है, ऊपर के चार्ट में एसएल नहीं थे। और ये जो मार्केट है, इस मार्केट में रिटेलर ने हर पॉइंट पर काम किया हुआ है। इन सब के स्टॉप लॉस कहाँ मिलने वाले हैं सर, मार्केट के अंदर, क्योंकि 51,500 का नंबर पास में है, तो ऐसे में ये 500 के जस्ट पास में स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। इन्होंने कोई बाइंग करी, रिट्रेसमेंट पर मार्केट में कोई बाइंग हुई, तो इनको टारगेट करने के लिए मार्केट कितना गिर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। देखिए मार्केट 700 से 100 के आसपास आ गया, तो आपको इस चीज पर कभी नहीं पड़ना कि यहाँ पे सेल करके मार्केट में यहाँ जाना है। अगर मैं यहाँ पे सेल करूंगा, मैक्सिमम मेरे टारगेट 200 से 250 पॉइंट के रहेंगे कि मार्केट में इस तरह की मोमेंटम हो रही है, ठीक है भाई मार्केट अब जाके इनको टारगेट कर चुका है, निकल जाओ, क्योंकि मार्केट कब रिवर्सल करेगा मुझे नहीं पता। तो ये चार्ट भी आपको क्या समझ में आ रहा है, अभी मैंने आपको समझाया तो आपको बातें समझ में आई, लेकिन इस चार्ट की फोटोकॉपी में खींच के रख लूं, मुझे कोई पॉइंट पता ना हो कि चार्ट कब का है, क्या पॉइंट चार्ट में थे, मैंने यहाँ पे क्या प्लानिंग करी, मार्केट ने कैसा काम किया, और यदि मैं गलत हुआ हूँ तो गलत किस वजह से मैं चार्ट के अंदर हुआ हूँ, ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने कोई यहाँ पे लॉन्ग साइड ट्रेड किया, मेरी थिंकिंग उस समय क्या थी, और वहां पे अगर मैं गलत हुआ तो क्या हुआ, पीछे के चार्ट में जाके देखना पड़ता है, वहां पे फिर चीजें क्या होंगी, पॉइंट आपके सही होंगे। एक चार्ट और देखते हैं, ये मैंने चार्ट एक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इस तरह की हर चार्ट में डेट क्या है, क्या क्या यहाँ पे थॉट प्रोसेस था, यहाँ पे क्या थॉट प्रोसेस था, इस चार्ट के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, मैं यहाँ पे अगर सेल करने के लिए जा रहा हूँ तो सेल क्यों करूँगा, कहाँ तक के मेरे टारगेट होंगे, इन तरीके के बायर्स में बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, पीछे से मार्केट बहुत तेजी के साथ गिरा, सेलर के स्टॉप लॉस अभी बहुत दूर है, उनको मैं टारगेट कर नहीं सकता, यहाँ के चार्ट में सेलर हैं, लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले बायर को निकाले उसके बाद मार्केट। ये सारी बातें जब मैं लिखता हूँ, लिख लिख के मार्केट में कौन से नंबर पे क्या हुआ, किस तरह के चार्ट में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, उसकी संभावना आगे कैसे क्या हो सकती है, वो सारी बातों को जब मैं मेंशन करके लिखता हूं यहाँ पे, वही चीजें क्या होती हैं आगे जाके मेरे काम की आती हैं कि नहीं मेरा थॉट प्रोसेस यहाँ पे ये था, इस तरीके से चार्ट ने काम किया और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इसी तरीके से और भी चार्ट हैं जहां पे मार्केट में इस ब्रेकडाउन पे क्या क्या कंडीशंस हो रही हैं। क्या मैं यहाँ पे सेल करूंगा, अगर मार्केट में प्रीवियस डे लो यहाँ पे है, सेलर मार्केट के अंदर ऊपर बैठे हुए, मेरे पास ऊपर स्टॉप लॉस बहुत दूर हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर मेरे को सेल करना है तो क्या मैं सेल करूंगा, और सेल करूंगा तो मार्केट कहां से रिवर्सल लेगा, अगर मैं सेल नहीं करूंगा तो मैं कॉल साइड में जाऊंगा तो मैं कहां से जाऊंगा, ये बातें हमको पता होनी चाहिए। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा सर जो भी चार्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है कैसे करनी है, तो सर मैं तो आपको बता दिया, ये देखो जी मैंने चार्ट ऐसे बनाया, इस तरीके से बनाया, लेकिन ऐसा चार्ट बनाने के लिए आपको चार्ट की कंडीशन, चार्ट में कहां कहां पे क्या क्या हुआ, वो बातें आपको पता होनी चाहिए। जब तक वो बातें नहीं पता होंगी तो इस चार्ट को, मान लो ये चार्ट आपके पास है, आज आपने इसकी फोटोकॉपी इकट्ठी कर ली और लिख दिया, या पिछले दिन का चार्ट था, आपने इसको देख के देख लिया कि चार्ट ऐसे ऐसे गिरा, एक राउंड नंबर पे कंसोलिडेट हुआ, अगले दिन गैप अप खुल के ऐसी कैंडल बनी और मार्केट गिर गया, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में कैंडल्स या चार्ट के पैटर्न, उससे पहले बायर सेलर की क्या कंडीशन थी, ट्रेंड मार्केट में क्या था, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो सारी बातों को सीखना पड़ेगा और ये बातें आएंगी समय के साथ। अब आपने एक टफ क्वेश्चन पूछा कि सर आप ये जो चार्ट है, इस चार्ट में कैंडल सबके लिए एक जैसी है, मुझे तो सारी कैंडल सेम दिखाई देती है, तो आप अलग अलग कैसे देखते हैं। अब देखो हर कैंडल तो मार्केट में हमारे काम की नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर 25 से 30 कैंडल पकड़ूं, हो सकता है उस कैंडल में मुझे कुछ दिखाई ना दे, लेकिन जैसे ही 25-30 कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके मैं 5 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गया, हो सकता है मेरे काम का कोई कैंडल वहां पे दिख जाए। ठीक है, तो हर कैंडल को ऑब्जर्व नहीं करना, हर कैंडल पे आपको चीजें नहीं देखनी, आपको चीज, क्योंकि देखिए कैंडल क्या हो रहा है ना, कैंडल तो इस जगह पे भी बन रही है। अब आप मेरे से आके पूछोगे कि सर बताओ इस कैंडल के बाद क्या होगा, मेरे को पता ही नहीं कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि कैंडल तो यहाँ पे भी बन रही है, ये कैंडल मेरे काम का नहीं है। मार्केट में काम का कौन सी चीज है, बड़ी कैंडल कब बनी, मार्केट ने रिट्रेसमेंट पर क्या हो रहा है, फिर मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर रहा है, उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, और बन सकती है तो क्यों बन सकती है, तो क्यों कैसे बाद में वो डिसाइड होगा। अभी पहले ये डिसाइड करना है कि सर काम करें तो करे कैसे, प्रैक्टिस करें तो करे कैसे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, चार्ट की फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, मान लो चलो अभी कल का परसों का पे चार्ट ले लेता हूं। अब आपने अगर देखा हो, मैंने मार्केट में कल मैं सेल साइड में ट्रेड किया, जो कि हमारे चार्ट में हिडन बायर्स थे। अब ये हिडन बायर जो हैं, क्या ये हिडन बायर केवल मेरे को दिखाई दिए या आप में से किसी और को भी हिडन बायर दिखाई दिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना हिडन।
इसका मतलब कि आपको हिडन बायर दिखाई दिए, ठीक है, और नहीं दिखाई दिए तो नो लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको बायर नहीं दिखाई दिए। अब यहाँ पे मैंने बायर को कैसे आइडेंटिफाई किया वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि देखिए ये जो है ना केवल साइकोलॉजिकल पार्ट है कि चार्ट आपको जो बता रहा है, मैंने आपको क्या बताया था पीछे, 70% ऑफ द टाइम चार्ट आपको बताएगा कि मार्केट में कहाँ पे बायर के एसएल पड़े हैं, कहाँ पे सेलर के एसएल पड़े हैं। 30% ऑफ द टाइम चार्ट आपको मैनिपुलेट करेगा, वहां पे आपको साइकोलॉजिकल सोचना पड़ेगा। इस तरह की कंडीशन में अगर कोई बायर आ रहा है, पीछे का ट्रेंड क्या है, मजबूत ट्रेंड है, यानी कि इंट्राडे में मार्केट ऊपर गया, गैप अप के बाद अगर कोई बायर यहाँ पे बाइंग कर रहा है, उसको मार्केट बार बार निकाल रहा है, तो ऐसे में बायर लॉस में है और वो लॉस में जाने के बाद अपनी पोजीशन कट नहीं करेगा। कब तक नहीं कट करेगा, या तो मार्केट की क्लोजिंग अपने 54,000 या लोअर स्विंग के पास मार्केट क्लोज करके चला जाए, तब बायर मार्केट में नहीं रहता, या फिर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज करके चला जाए, तब मार्केट में बायर नहीं रहेगा। और ये बातें मैं कितनी बार कितनी वीडियो में आपको समझा चुका हूं। अभी तो चलो इस चैनल पे, नए चैनल पे हम लोग पड़े हुए हैं, जो फिनबॉक्स ट्रेडिंग हमारा चैनल है, फिनबॉक्स ट्रेडिंग के ऊपर कितनी वीडियो में बताया कि इस प्रकार की क्लोजिंग प्राइस गैप अप के बाद मार्केट में इंपॉर्टेंट हो जाती है। मार्केट के अंदर क्या हुआ, क्लोजिंग ऊपर थी, बायर बैठे थे, बस उनको ही टारगेट करने के लिए मैंने काम किया। एक बात। दूसरी बात, कल यानी कि 4 तारीख को जब मैंने मार्केट में अगर डाउन साइड का कोई ट्रेड किया, तो डाउन साइड का ट्रेड कैसे किया, अगर मैंने कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड किया तो लॉन्ग साइड का ट्रेड कैसे किया। मान लो अगर डाउन साइड की बात करते हैं, इस दिन ऐसा क्या था कि मार्केट में इस जगह पे ट्रेड किया गया, छोटा मोटा मोमेंटम होने के बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ आ गया, और नीचे की तरफ जैसे आया इस जगह पे आके हम लोगों ने काम कर लिया। अब मैं इस जगह पे चार्ट में कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इस चार्ट की कहानी को समझिए। यहाँ पे कहीं पे सेल किया गया और सेल करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आया, लेकिन इस दिन हमने वेट नहीं किया, जबकि सेम प्रकार की गैप अप में बड़ी कैंडल यहाँ भी बनी है और बड़ी कैंडल यहाँ भी बनी है। यहाँ पे ऐसा क्या था, यहाँ पे भी मार्केट डाउन गया थोड़ा सा, यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउन गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या था कि मैंने वेट किया कि प्राइस को अपर लेवल पे जाने दो, और यहाँ पे वेट नहीं किया कि मार्केट अपर लेवल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। एक तो चार्ट रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट, दूसरा मार्केट में सेम ओपनिंग के बाद यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं, अगर मार्केट को इन सेलर को टारगेट करना ही है और मार्केट को डाउन साइड नहीं आना, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है। सपोज बड़ी सी रेड कैंडल बनी, बड़ी सी रेड कैंडल के बाद प्राइस यहाँ तक पहुंचा और मैंने यहाँ पे जाके क्या किया, सेल कर दिया। अब मुझे एक बात पता है, अगर मैंने यहाँ पे सेल किया तो मेरे को कम से कम पहला टारगेट तो यही मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे गलत होता हूँ तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने के बजाय सीधा ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, वो इन स्विंग्स को टारगेट करेगा, तो मैं अपना एसएल ले लूंगा। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट छोटे से पुल बैक में भी मार्केट नहीं गिर रहा, तो चार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो चार्ट सेम तरीके का बन जाएगा, और चार्ट सेम तरीके का बन गया तो टॉप पे जाके फिर मैं मार्केट में सेल नहीं करूंगा, यहाँ पे फिर मुझे अपना स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकलना पड़ेगा। ये थॉट प्रोसेस में लगा रहा हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे मैंने सेल नहीं किया। अब क्या करना है, यही चार्ट को मैंने मार्क कर लिया, इस चार्ट पे मैंने लिखा कि यहाँ पे मैंने वेट क्यों किया, वो कंडीशन में लिखूंगा। वेट करने के बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर कोई एसएल थे, नीचे कोई एसएल थे, वो एसएल थे तो क्लोजिंग प्राइस कितना दूर था, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस कितना दूर था। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि देखिए पहली कैंडल ओपन होके नीचे की तरफ आई, अब यहां से अगर मार्केट डायरेक्ट गिरना शुरू कर जाए तो क्लोजिंग प्राइस इसका दूर है, ऐसे में क्लोजिंग प्राइस जिसका दूर होगा वो जल्दी मार्केट में आएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, एक पुल बैक जनरेट करवाएगा, मार्केट में सपोर्ट बना के बायर को एक्टिव करवाएगा, तब जाके वो अपना इतना बड़ा डिस्टेंस को क्रिएट करेगा। यहाँ पे चार्ट में क्या हुआ सर, क्लोजिंग प्राइस बहुत पास में था और मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे लो लगा चुका है, तो थोड़ा सा जब ये ऊपर गया ना, मेरे लिए कंफर्म था या तो ये डे हाई के ऊपर मेरा एसएल लेके जाएगा, या मार्केट यहां से क्लोजिंग प्राइस क्योंकि दूर है तो उसका ब्रेकडाउन तो मार्केट करेगा। अब क्लोजिंग प्राइस तक अगर मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो सिंपल सी बात है कि 54,000 का नंबर पास में है। अब अगर मार्केट यहां तक आएगा और मार्केट में मैं कहता हूं कि लॉन्ग साइड की पोजीशन बननी भी है, तो सेलर को एक बार इन्वाइट करेगा, और सेलर अगर इन्वाइट हुए तो जाहिर सी बात है कि प्रीवियस डे का स्विंग भी मार्केट या तो सपोर्ट लेने जाए या ब्रेक करने जाए। मैं यहां पे जाके अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा। मैंने टारगेट आपने देखे होंगे यही का लगाया था, यहां का नहीं लगाया। वो तो मार्केट नॉन स्टॉप गिर गया तो बात अलग है, लेकिन टारगेट सर मेरे यहीं के थे, उम्मीद मेरी इतनी थी, इच्छा मेरी इतनी थी। अब मैं क्या करूंगा, इस चार्ट को मैंने पीछे क्यों मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैंने इस तरह के चार्ट में क्लोजिंग प्राइस को मार्क किया है कि जहां पे क्लोजिंग प्राइस नियर बाय है और जहां पे क्लोजिंग फार है, फार अवे है, मार्केट दूर है,
उस कंडीशन में पहली कैंडल का रिट्रेसमेंट के लिए वेट करो, बायर को बिठाने का वेट करो। जहां पे क्लोजिंग प्राइस पास में है, पीछे के सेलर पास में है, मार्केट यहीं से हिट कर देगा तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट को अगर हिट भी करना है तो पहले क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट या उसका ब्रेकडाउन करने के लिए मार्केट आएगा। तो यहां बहुत बड़ी रैली नहीं होनी है, इस वजह से मैंने डायरेक्टली यहां पे सेल कर दिया। अब यही चार्ट की कॉपी को निकालूंगा, कॉपी को निकाल के मैं सेव कर दूंगा, क्योंकि पहले भी मैंने यही चीज करी। उस कंडीशन में मार्केट में हिडन बायर कैसे थे, मार्केट में क्लोजिंग प्राइस पास में था तो क्या हुआ, कितना रिट्रेसमेंट गया, ये सारी बातें नोट करके मैं रख दूंगा। और जब मैं अगली बार ट्रेड करूंगा तो ट्रेड कैसे करूंगा, अब देखो फोल्डर कैसे बनाना है, चार्ट कैसे बनाना है। जब आप चार्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जाएं तो सबसे पहला टॉपिक वाइज अपने आप को पकड़ो। टॉपिक वाइज बोले तो सपोज अभी मैंने आपको क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के बारे में बताया, केवल इसके ऊपर आप काम करो कि क्लोजिंग प्राइस से मार्केट दूर है तो कितना दूर है, मार्केट में रिट्रेसमेंट कितनी बार होता है, कितनी बार डायरेक्ट फेलियर होता है। मार्केट में अगर पीछे का सेम चार्ट बना हुआ है, क्लोजिंग प्राइस दूर है तो क्या होता है, इस तरह के 100 चार्ट निकालो। उतना तो आप करोगे नहीं, मुझे पता है, ठीक है। 100 चार्ट निकालिए, 100 चार्ट पर कंडीशन में देखिए क्लोजिंग प्राइस का डायरेक्ट ब्रेकडाउन कितनी बार हुआ, क्लोजिंग प्राइस से मार्केट अगर पास में है, छोटे से रिट्रेसमेंट में कितनी बार क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, कितनी बार ब्रेकडाउन करके मार्केट वापस चला गया। ऐसी कंडीशन में सेकंड इंडेक्स मार्केट के अंदर जो थे वो क्या कर रहे थे। जब आप क्लोजिंग प्राइस पे सारी डिटेल को लिखकर चार्ट बना के एक फोल्डर में डालोगे, उस फोल्डर का नाम रखोगे प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस प्लस करंट डे ओपनिंग। वहां पे आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस और करंट डे ओपनिंग अगर आसपास होती है तो मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, मार्केट में कैसे ट्रैप को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो कोई राउंड नंबर नहीं था, मार्केट में यहाँ तक आया तो कोई राउंड नंबर थे, लेकिन 54,000 का नंबर पास में। जब क्लोजिंग प्राइस पे कोई राउंड नंबर पास में होता है तो मार्केट में क्या होता है। अभी आप भूल जाइए कि चार्ट को कैसे समझना है, मैं वो बातें नहीं समझा रहा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, चार्ट पर प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे राउंड नंबर था, मार्केट ओपनिंग हो रहा है क्या वहां पे कोई राउंड नंबर था। जितने क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं या जितने क्वेश्चंस आपको मार्केट में परेशान करते हैं, वो सारी चीजें एक टॉपिक पर फोकस करो। ये सारी चीजें एक टॉपिक पर फोकस करोगे तो आप जब 100 चार्ट निकालोगे ना दोस्त, तो यही तरीके से 100 चार्ट को खंगालने के लिए कम से कम आपको 2 साल 3 साल का डेटा खंगालना पड़ेगा। और जब आप 2-3 साल का डेटा खंगाल के केवल एक पॉइंट पर फोकस कर रहे हो, क्या मजाल है कि मार्केट में अगली बार आपको क्लोजिंग प्राइस पे धोखा मिल जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% आपका रेशियो सही होगा, क्योंकि कई बार सही सेटअप होने के बावजूद मार्केट में अपने को एसएल देके जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि सेटअप खराब है। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, हमने अपना ट्रेड किया, ट्रेड करके यहाँ तक का जो प्रॉफिट टारगेट था उसके नीचे, क्योंकि मार्केट गया, नीचे जाने के बाद देखो बॉटम बना, बॉटम के बाद ऊपर गया, यहाँ जाके कहीं पे हमने 10-40 के आसपास ट्रेड काट दिया। उसके बाद वापस प्राइस नीचे आया। सर कितना नीचे आया आपको पता है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर बॉटम पे पैसा लेके भाग जाते हैं ना, 268 यहाँ पे जब दिख रहा था तो क्यों मार्केट में 193 लेके गए, नहीं जाना था, 140 पे आप आ गए, तो आप तो बेवकूफ हो। भाई देखो, बड़े मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए मुझे बेवकूफ बनना पड़ेगा, मार्केट को नॉन स्टॉप, क्योंकि मार्केट में मेरी टारगेट से ओवर अचीवमेंट हो चुका है। तो या तो यहाँ पे तुरंत भाग जाओ, फिर बड़े टारगेट कभी नहीं मिलेंगे, या मार्केट में वेट करिए 2 घंटे। ये जो लो लगा है, इस लो के बाद जो अगला लो लगा है ना, ये लगभग 2.5 घंटे के बाद लगा हुआ है। 2.5 घंटे के बाद जो लो लगा, इस लो से केवल 25 पॉइंट इंडेक्स डाउन गया। अगर मैं ट्रेड में बैठा रहता, मार्केट में कुछ मिलना तो था नहीं, प्रीमियम डी के होता, और उसके बाद फिर क्या होता, मार्केट पूरा का पूरा पैसा लेके चला जाता। तो कब एग्जिट करना है, एग्जिट की कंडीशन फिर आप क्या करोगे ना, चार्ट पे प्रैक्टिस कैसे करते हो आप लोग। चार्ट यहाँ पे खोल लिया, अब आप चार्ट की प्रैक्टिस देखो, आपकी प्रैक्टिस कैसे होती है। मार्केट में बड़ी कैंडल बनी, अब आप चार्ट में देख रहे हो, फिर उसके बाद मार्केट ने छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके नॉन स्टॉप इतना गिरा, कितना गिरा, इतना गिरा, फिर मार्केट ने रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, फिर मार्केट में एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बना। अब पूरे चार्ट में समझ में क्या आया, ये तो पूरा का पूरा चार्ट आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, क्या समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया ना। आपको केवल और केवल एक टॉपिक पे रखना है, ऐसा नहीं कि एक ही चार्ट में आप ओपनिंग कैंडल भी देख रहे हो, एक ही चार्ट में रिट्रेसमेंट और पुल बैक को भी समझ रहे हो, एक ही चार्ट में चार्ट रिपीटेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हो, फिर मार्केट में क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके प्राइस क्या कर रहा है वो भी समझ रहे हो, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट क्या कर रहा है वो भी समझ रहे हो। जब आप सारी चीजों की करोगे तो बन जाएगी खिचड़ी, और खिचड़ी बनने के बाद कुछ रहेगा नहीं। अब आगे मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। उस कहानी को सुनकर ना, उस कहानी का सार आप अपने आप निकालना, मैं आपको सार नहीं समझाऊंगा। एक गांव था, उस गांव के अंदर एक सम्राट था, ठीक है। वो सम्राट, वो राजा, वो किंग, उसके 3 बेटे थे, ठीक है, 3 सन उसके थे। अब तीनों बेटे जो थे, वो चाहता था कि, वो बूढ़ा हो चुका था तो वो चाहता था कि मेरी जो राजपाट है, मेरा जो सारी चीजें हैं, उसको मेरा बेटा संभाले। अब दिक्कत क्या थी कि 3 बेटे थे,
राजा केवल गांव के अंदर या राजकुमार केवल एक हो सकता था। अब राजा ने बोला कि भाई तीनों में से जो लायक होगा ना, मैं उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा, पूरा साम्राज्य उसको देके जाऊंगा। तो राजा ने क्या बोला कि भाई मैं 1 साल के लिए 2 साल के लिए ना मैं किसी अलग जगह पे जा रहा हूँ अध्यात्म के लिए, अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो मैं अध्यात्म को समझना चाहता हूँ, तो मैं 2-3 साल के बाद आऊंगा। अब उसके बाद जैसे मैं आऊंगा तो मैं तुम तीनों को एक टास्क दे के जा रहा हूँ। उस टास्क को अगर जिसने पूरा कर लिया वो राज संपत्ति में उसको दे दूंगा। अब ए, बी और सी तीनों को गेहूं के कुछ दाने दिए गए कि ये लो जी दाने, मैं आपको गेहूं देके जा रहा हूं। तो 1 किलो गेहूं इसको दे दिया, 1 किलो गेहूं इसको दे दिया, 1 किलो गेहूं इसको दे दिया, और उसको बोल के गया कि जब भी मैं वापस आऊं मेरा गेहूं का दाना सही सलामत होना चाहिए, और जो सही सलामत रखेगा उसको मैं ये राजपाट दे दूंगा। वो चला गया। अब वो आना था 2-3 साल के बाद। अब जो ए था उसने बोला यार राजपाट तो मेरे को चाहिए, तो इसको संजोगा कैसे जाए, एक काम करते, एक भी दाना कम नहीं होना चाहिए। उसने तिजोरी बनवाई और तिजोरी के बाहर पहरेदार खड़े करवा दिए, और वो सारा गेहूं का दाना तिजोरी में रखवा दिया कि चलो ये तो 2-3 साल पहरेदार लगे पड़े हैं, तिजोरी की रक्षा हो ही रही है, तो यहाँ से कोई निकालेगा नहीं। जो बी था, बी थोड़ा सा समझदार था ए से। इसने क्या किया, बोला यार गेहूं रखे रखे तो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जब तक वो आएगा तब तक तो राख हो जाएगा। एक काम करते हैं, क्यों ना इस गेहूं के दाने को बो देते हैं, बोने से जब पेड़ निकलेंगे तो और दाने हो जाएंगे। दिमाग इसने लगाया। गेहूं के दाने को इसने क्या किया, अपने पीछे की जमीन पे जाके फेंक दिया कि चलो जी दाना है, फेंक दिया, जंगल उग जाएगा, वहां पे पेड़ उग जाएंगे। तीसरा जो था उसने दिमाग लगाया कि भाई देखो, अगर मैं तिजोरी में रखूंगा भाई की तरह तो ये गेहूं के दाने आज नहीं तो कल खराब हो जाएंगे। अगर मैं इसको जमीन में बो दूंगा तो दाने उग जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे 3rd स्टेप करना पड़ेगा कि जो भी बीज मैं बोऊंगा उस बीज में से पेड़ उगेंगे ही उगेंगे। उसके लिए मुझे बुनियादी बातों का ध्यान रखना है। जमीन फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ जमीन होनी चाहिए, जमीन में घास पतवार हटानी चाहिए, जमीन की जुताई करनी चाहिए। तो जब आप खेत को जोतोगे, सारी चीजें करोगे, पानी का मात्रा सही होनी चाहिए, केमिकल की मात्रा सही होनी चाहिए, खाद वार सही होनी चाहिए, मिट्टी को वहां पे बदलना पड़ेगा। उसने वो सारी चीजें करके पहले एक भूमि तैयार करी, गेहूं बोने से पहले एक भूमि तैयार करी, एक जमीन तैयार करी, मेहनत करा, उसके बाद उसने गेहूं को बोया। इसने क्या किया था, पीछे की जमीन पे केवल जाके गेहूं को फेंक दिया। जो जमीन थी वो बंजर थी, वहां पे गेहूं उगे कुछ नहीं उगे, उसका कोई पानी नहीं, कोई पालन पोषण नहीं, कुछ नहीं। अब जो ये बंदा था ये हमेशा खेत पर काम करता, खेत पर इसने लोग लगाए, ये खुद भी जाता था खेत पर, मेहनत करता था। 3 साल के बाद जब उसके पिताजी आए, इसकी अलमारी खोली गई तो ये सारा का सारा गेहूं राख था। इससे पूछा गया गेहूं कहाँ है, उसने बोला मैंने पीछे बो दिया था। जब गए वहां पे जंगल ही जंगल थे, गेहूं का नामो निशान नहीं था। जब सी से पूछा गया गेहूं कहाँ है, तो वो अपने खेत पर ले गया। उसने लंबी चौड़ी मतलब जितनी गेहूं दी थी उसका हजारों गुना गेहूं उसने पैदा कर दिया था। उसने दिखाया कि इस गेहूं से ही सर इतने सारे खेत हैं जिसमें किसान काम कर रहे हैं। तब जाके राजा ने चुना कि मेरा असली उत्तराधिकारी करिए, क्योंकि टास्क तो तीनों को सेम दिया गया। इंपॉर्टेंट ये है, देखो चार्ट क्या है ना, ये गेहूं के दाने, ये गेहूं है। अब इस गेहूं को आपके सामने पड़ा हुआ, इंपॉर्टेंट ये है कि इसको किस तरीके से आप देखते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चार्ट में छोटा सा एग्जांपल और समझाता हूं। तो चार्ट कैसे देखना है वो तो सर बात की काम है कि चार्ट को कैसे देखना है, चार्ट को समझना कैसे है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मान लो हमारे पास 2 तारीख का एक चार्ट है, चलो इससे पीछे भी कुछ चार्ट होगा, 1 तारीख का भी चार्ट है, यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे ठीक है बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी। अब यहाँ पे चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, मैं यहाँ पे चलने से पहले वापस इस चार्ट में भी आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पीछे के चार्ट में भी चलता हूँ, निफ्टी के चार्ट में। अब आपकी ऑब्जर्वेशन आपको चेक करनी है, सबसे पहले इस चार्ट में आ जाइए। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, ये जो कैंडल यहाँ पे जो मार्केट ने मोमेंटम किया, इस तरीके के बहुत सारे चार्ट हैं, लेकिन जो अभी रिसेंट चार्ट बना हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मार्केट ने मोमेंटम किया, इसका मतलब क्या है, मुझे अभी आप लोग वीडियो देखते देखते वीडियो को पॉज करके कमेंट करो, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो। क्या मार्केट में ये एक रिट्रेसमेंट है, क्या मार्केट में ये एक रिवर्सल था, क्या ये मार्केट में कोई ट्रैप था या क्या था। अगर आपको इन तीनों में से कुछ पता है तो मुझे कमेंट करना है कि रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, ट्रैप, ये क्या हुआ नीचे से। मैं आपको चौथा पॉइंट बता रहा हूं, ना तो ये रिवर्सल था, ना तो ये रिट्रेसमेंट था, ना तो ये ट्रैप था, लेकिन जब ये वाली एक्टिविटी हुई यहाँ पर कॉल राइटिंग के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई। किसको दी गई, जो ऑप्शन राइटर होते हैं उनको राइटिंग करने का प्राइस दिया गया। सर ये कैसे है, ऑप्शन जब यहाँ पे प्राइस चल रहा था, इस जगह पे 300 रुपए का प्राइस है एग्जाम्पल, तो ऑप्शन के लिए जो ऑप्शन सेलर हैं उनके लिए ये प्राइस ज्यादा बेटर है। जब ये प्राइस ऊपर आया तो 390 चल रहा था, उनके लिए ये प्राइस बेटर है।
जाहिर सी बात है ऑप्शन सेलर के लिए ये प्राइस बेटर है, ऑप्शन बायर के लिए ये प्राइस बेटर है। ऑप्शन बायर सस्ते प्राइस पर काम करना चाहता है, ऑप्शन राइटर महंगे प्राइस पर काम करना चाहता है। अब सर ये बातें कैसे प्रमाणित होगी कि ये ऑप्शन राइटर यहाँ पे हुआ है? इसके लिए हमें अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। अब ऑप्शन राइटिंग तो हुई, लेकिन जब मार्केट यहां से गिर रहा है ना सर, तो गिरने की चाल को समझिए कितनी फास्ट तरीके से मार्केट ने गिरावट करी। इसका मतलब राइटिंग करवाने के बाद, क्योंकि मार्केट हायर लेवल पे नहीं गया, लोअर लो फॉर्म करता जा रहा है, जैसे ही प्राइस यहां पे आएगा ऑप्शन राइटर एक्टिव हो जाएगा और यहां से मार्केट ने तेज मोमेंटम किया। इसका मतलब पुट साइड में सेलर को बिठाने नहीं देना चाहता ट्रेडर, यानी स्मार्ट मनी नहीं चाहता कि आपके और मेरे जैसे कोई रिटेल पार्टिसिपेंट इस ट्रेंड के हिस्सेदार बने। इसीलिए उसने बहुत फास्ट मोमेंटम किया, सोचने का मौका नहीं दिया, तो ट्रेड यहाँ पे ज्यादा लोग बना नहीं पाए। फिर से मार्केट यहाँ पे गिरता है छोटा मोटा मोमेंटम करके, फिर से मार्केट ने एक ही कैंडल में नीचे आया। अब यहाँ पे कैंडल को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल मार्केट को लगे ऊपर जाने में, और एक ही कैंडल में जब मार्केट यहाँ पे जाता है तो 100 रुपए का प्रीमियम सीधा 150 200 रुपए आ जाता है। ऐसे में मार्केट में सेल करने के लिए डर लगता है, और मार्केट क्या कर रहा है, फिर नॉन स्टॉप गिर गया। इसका मतलब यहाँ पे सेलर को एंट्री देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। यहाँ पे कॉल की राइटिंग चालू हो चुकी है, जो पीछे भी हो चुकी है। अब अगले दिन मार्केट में आपको कैंडल दिख रही है। देखिए यहाँ पे भी बड़ी कैंडल थी, ये कैंडल मैनिपुलेशन की कैंडल थी। बात समझ में आ रही है आपको? ये मैनिपुलेशन कैंडल था। बड़ी सी ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट गिरना उठना करके धीरे धीरे नीचे आया, बेस बना के ऊपर चला गया। ठीक है, बेस बना के ऊपर चला गया। सेम कैंडल यहाँ पे बनी। अब इस कैंडल में और इस कैंडल में फर्क क्या है? आप दोनों कैंडल को कैसे देखते हो? देखिए जी, अब आपने यहाँ पे देखा कि राइटिंग हो रखी है। अब एक बात बताओ, ऑप्शन राइटर को निकालने के लिए, अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन राइटर बैठा हुआ है, ऑप्शन राइटर को निकालने के लिए मूव कैसा होना चाहिए? क्या मार्केट यहाँ से कछुए की तरह चलता हुआ आएगा, जैसे यहाँ पे मार्केट जा रहा है ऐसे करके? मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है, तो क्या ऑप्शन राइटर को यहाँ पे आप निकाल पाओगे जल्दी? नहीं। ऑप्शन राइटर को तब निकालोगे जब उसका प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, यानी कि फास्ट मोमेंटम में ऑप्शन राइटर मार्केट से निकलेंगे। ये निफ्टी के चार्ट की बात बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी की नहीं है। अभी आपको देखो पता लग जाएगा कि मार्केट में ये बात सही है कि गलत है, कि यहाँ पे मार्केट में राइटर बैठा है कि नहीं बैठा। मैं अभी आपको चार्ट समझाऊंगा। अब बड़ी सी कैंडल बनी, यहाँ भी बड़ी कैंडल बनी, पिछले दिन मार्केट नीचे आ गया। मार्केट यहाँ पे छोटे छोटे मोमेंटम करके नीचे आता है, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। अब आप चार्ट में देखिए, पहले इस चार्ट को छोटा करो, मार्केट क्या हुआ उस दिन। धीरे धीरे करके, क्योंकि चार्ट ऑलरेडी यहाँ पे सेम कैंडल बनी है, यहाँ पे सेम कैंडल बनी है, केवल ओपनिंग का डिस्टेंस का फर्क है। ये गैप डाउन था, ये फ्लैट था। जितने भी राइटर थे ना, इन सभी को मार्केट ने निकालने के लिए ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। अभी अपर लेवल तो निकला नहीं। अब अपर लेवल नहीं निकला तो इसका मतलब क्या है? ये जो अपर लेवल पे, सपोज आपने इस जगह पे 24,550 की कॉल को राइट कर दिया। कॉल की राइटिंग करी आपने 150 रुपए के प्राइस पर। जब प्राइस नीचे गया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, अचानक से मार्केट ऊपर आ गया, तो क्या आप लॉस में आ चुके हो? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब यहाँ पे प्राइस था 150 रुपए का प्रीमियम चल रहा था, प्रीमियम नीचे आया, डीके हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो अभी तो 150 तो तब जाएगा जब कम से कम मार्केट इस लेवल का पार करके 40-50 पॉइंट ऊपर जाए, तब 150 रुपए मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये बात कैसे सोचो। सपोज यहाँ पे आपने टॉप पर एक कॉल खरीदी जिसका प्रीमियम 150 था, अब वो आ गया नीचे। जब ये वापस ऊपर गया होगा तो क्या आपका 150 रुपए का प्रॉफिट हो चुका होगा? यानी 150 रुपए जो बाइंग प्राइस से मिल चुका होगा? नहीं मिला होगा। तो इसीलिए जिसने राइटिंग करी उसको अभी, क्योंकि बायर को प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन राइटर को प्रीमियम डीके का फायदा तो अभी मिल रहा है। जो आपका लॉस है वो प्रीमियम डीके का, उसका फायदा है। मार्केट नीचे आया, वो ट्रेड नहीं काटे, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर चला गया और सीधा ऊपर चला गया, सारे को मार्केट ने निकाला। अब ये वाली चार्ट, सर ये तो चार्ट समझ में आ गया कि मार्केट में चार्ट कैसे रिपीट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। अब एक केवल इतना काम करो, ये वाले मूव को देखो। ये जो मूव है ना, यहाँ पे जो मूव आया वो, और इस वाले मूव को देखो। क्या ये ऑब्जर्वेशन आप कर पा रहे हो? ये रहा आपका 29 तारीख का चार्ट। बैंक निफ्टी ने जैसी नॉर्मल गिरावट करी, क्या यहाँ पे कोई स्पाइक आपको देखने को मिला? अगर निफ्टी के चार्ट में देखो, ये जो स्पाइक था, इस प्रकार का कोई स्पाइक था? नहीं था। बैंक निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे मोमेंटम को देखिए, ये जो रैली हुई है और यहाँ पे जो रैली हुई है, अगर मार्केट जहां पे राइटिंग, जिस चार्ट में कॉल की राइटिंग करवाई गई इस तरीके के मोमेंटम में, वहां पे प्राइस ऊपर जाके ज्यादा नीचे नहीं आया, मार्केट ने छोटा रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यू ऊपर गया। लेकिन जिस चार्ट में कॉल की राइटिंग नहीं हुई, वहां पे मार्केट ने ठीक ठाक मोमेंटम नीचे की साइड किया हुआ है। अब इसके रिट्रेसमेंट और उसके रिट्रेसमेंट में फर्क समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे एक इंडेक्स ज्यादा गिर चुका है,
एक इंडेक्स कम फॉल कर रहा है। क्यों कर रहा है पता है आपको? क्योंकि इस वाले इंडेक्स में जो राइटिंग करवाई ना, इनको निकालने का मकसद है मार्केट में इसको निकाला जाए, पहली बात। दूसरा पहलू, इस प्रकार की ज्यादा गिरावट में यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलर एक्टिव हो, लगे हाथ मार्केट में यहाँ पे भी सेलर एक्टिव हो, तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो लगे हाथ जब सेलिंग हो रही है ना दूसरे इंडेक्स को देख के कि वो ज्यादा गिरा है, तो ऐसे में सेलर मार्केट में आएंगे, उनको टारगेट करता हुआ मार्केट इनको लपेटेगा जो राइटिंग करवाई थी जिसको पिछले दिन, इसीलिए मार्केट में ज्यादा गिरावट नहीं हुई। अब आपको अगर ये बात समझ में नहीं आती लाइव चार्ट में, या चार्ट बंद होने के बाद जब आप इतनी चीजों को नहीं निकाल पाओगे, तो आप चार्ट को फोटो क्लिक करके रख लोगे, तो बताओ कैसे क्या सीखोगे। इस दिन अगले दिन चार्ट में आइए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का पैटर्न कुछ डाउन साइड में जा रहा है और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया। इस ब्रेकआउट के बाद आप सेल करोगे, इस ब्रेक ट्रेंड लाइन पे आप सेल करोगे, ये चार्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लिखिए कि इस प्रकार की रैली में जब एक इंडेक्स डाउन साइड में चल रहा हो और दूसरा इंडेक्स मार्केट में ऊपर जाके अपने हायर लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसके फेलियर के चांसेस ज्यादा, और जो रेजिस्टेंस लेगा वो मार्केट में डाउन साइड गिरेगा। आप इस तरह के पॉइंट्स को बनाइए, पॉइंट्स को लिखिए। अभी मैंने आपको क्या समझाया? केवल और केवल 10% बातें समझाई। चार्ट को लिखने से पहले, समझने से पहले, सेव करने से पहले आपको चार्ट रीडिंग का तरीका पता होना चाहिए कि सर चार्ट में हो क्या रहा है, वो कहानी पता होनी चाहिए। जब तक चार्ट की भाषा समझ में नहीं आएगी, हम चार्ट पे आगे बात कैसे करेंगे? मेरी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, मेरी बातें बार बार इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं शब्दों के माध्यम से, उसको समझने की कोशिश करो। ये चार्ट तो मैंने सेव कर लिया, लेकिन मुझे इसकी भाषा ही नहीं पता, तो मैं इसको कैसे समझूंगा? ये वो वाली बात होगी कि एक व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा हुआ, परेशानी में है, वो व्यक्ति आपको मिल तो गया, अब आपको आती है भोजपुरी, उसको आती है चाइनीज, ना आपको उसके इमोशंस पता, ना उसकी लैंग्वेज पता, ना वो आपको इंग्लिश आती, ना आपको चाइनीज आती। अब आप उसको अपनी भाषा कैसे समझाओगे? व्यक्ति तो आपके पास आ गया, वो बोल तो रहा है कि मैं हेल्प करूंगा, लेकिन आप उसकी भाषा में बात ही नहीं कर सकते, उसकी भाषा ही नहीं समझ पाओगे, तो आप उससे कैसे मदद लोगे? सेम तरीके का चार्ट है कि जब तक चार्ट की भाषा समझ में नहीं आएगी, अगले दिन चार्ट को देखकर आप क्या समझोगे कि मार्केट में ये जो मोमेंटम हुआ इसमें क्या हुआ होगा? हमको जब तक ये बातें नहीं पता ना, तब तक हम मार्केट को चार्ट रीड नहीं कर पाएंगे। अब रही बात कैंडल्स की, जो बातें मैंने अभी आपको समझाई कैंडल्स के ऊपर, कि कैसे मार्केट में कैसे कैंडल स्टिक वर्क कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं। सर ये कॉन्सेप्ट हमने जब क्लास अभी स्टार्ट करी थी, जो अभी हमारा क्लास चल रहा है, उसमें जब हमने कैंडल स्टिक या पैटर्न्स के ऊपर बात करी, 15 दिन लगातार क्लास चले हैं। पिछले 6, 7, 8 महीने का चार्ट, 1 बाय 1 चार्ट को जाकर हमने देखा मार्केट में कौन सी कैंडल का क्या अर्थ होता है। तो मैं आपको एक वीडियो में आधे 1 घंटे के लेक्चर में कैसे बता दूं कि इस कैंडल का मतलब क्या होता है। मैं एक चार्ट में बता दूंगा, लेकिन अगले दिन चार्ट में क्या होगा। तो हर चार्ट में अलग अलग ताले की चाबी अलग होती है, हर दिन का चाबी अलग होगी, हर दिन का ताला अलग होगा। तो आप एक ही चाबी से हर चार्ट को नहीं खोल सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा? चार्ट को ऑब्जर्वेशन अपनी बढ़ानी पड़ेगी, आपको चार्ट में अपनी फीलिंग बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके इस तरह के चार्ट के पैटर्न्स को आप लेके काम करके रखोगे। तो इस तरह से ड्रॉ करना शुरू करिए, इस तरह से ड्रॉ करना शुरू करिए। लेकिन इतनी मेहनत, जाहिर सी बात है कि यार देखो आसानी से तो होने वाली है नहीं। हमें तो लगेगा नहीं कि सर इतनी मेहनत कौन करेगा, सिंपल सी बात है, आज चार्ट में ये हुआ, अगले दिन मैंने काम कर लिया, हमको पता ही नहीं। मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग हैं ऐसे, मुझे कमेंट करना इसके ऊपर भी, जिनके पास प्रीवियस कम से कम 6 महीने छोड़ो, 1 मंथ का चार्ट, 1 मंथ का चार्ट आपके पास है क्या इस तरीके का, जहां पे आपके लॉस हुए? क्या आपने बाद में जाके क्वेश्चन किया कि उस चार्ट में आपका लॉस क्यों हुआ था? जहां पे आपने प्रॉफिट बनाया, क्या वो चार्ट आपके पास सेव है आज भी? आपका क्या प्रोसेस था, क्या सेटअप था, उस सेटअप पर आपने पैसा बनाया, क्या वो आपके पास है? या केवल आपके पास इतना ही है, मार्केट में 22 में से 10 दिन आपके रेड गए, 11 दिन आपके मार्केट में लॉस गए, केवल इतना ही है? ठीक है, 12 दिन आपके यहाँ पे लॉस में गए। केवल अगर इतना डेटा है तो आप मुझे बताओ कि जिस दिन आपका प्रॉफिट हुआ, उस चार्ट में जो सेटअप था, कौन से सेटअप पर मार्केट में आपका प्रॉफिट हुआ? क्या वो आपके पास सेटअप है? नहीं है। अगर वो सेटअप का प्रॉफिट है, तो पिछले कितने बार उस सेटअप पर आपने काम किया, और सेटअप पे काम करने के बाद सपोज हो सकता है आपने 45 बार या 50 बार उस सेटअप पर काम किया, 50 में से कितनी बार आपने उसमें बड़ा पैसा बनाया और कितनी बार बड़ा लॉस किया? क्या यह चार्ट आपके पास है? नहीं है। जिस दिन मार्केट में लॉस हुआ और सेटअप आपका सही था, उस दिन लॉस क्यों हुआ? क्या आपने क्वेश्चन मार्क जाके चार्ट से किया, चार्ट में जाके देखा, या वो चार्ट आपके पास सेफ है कि यार मैंने ट्रेड तो सही किया था, मैंने यहाँ पे जो गलती करी, वो गलती क्या करी, वो गलती आपने ऑब्जर्व किया? सर एंट्री और एग्जिट ये बहुत बात का पार्ट है।
मार्केट में डायरेक्शन बहुत बात का पार्ट है, प्रीवियस डे के चार्ट को समझना बहुत बात का पार्ट है। पहले तो चार्ट में हो क्या रहा है पहले तो वो समझ लो, उसके बाद अगला स्टेप आएगा इस चार्ट को समझने के बाद कि चार्ट में ये हुआ, इस कैंडल में, भगती हुई कैंडल में, कंसोलिडेशन में ये कहानी हो रही है, तो जाके अगले दिन के चार्ट पर बात आएगी कि सर प्रीवियस डे का चार्ट मैं समझना सीख गया। अब नेक्स्ट डे के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, कहाँ पे चार्ट में एसएल बैठा है, कहाँ पे बायर बैठे हैं, कहाँ पे हिडन बायर है, कहाँ पे हिडन सेलर है, कहाँ पे स्मार्ट मनी बैठा हुआ है, कहाँ पे रिटेल बैठा हुआ है। सर ये प्रोसेस है। मेरा कोर्स ऐसे ही नहीं कि अप्रैल में शुरू हुआ और आज सितंबर तक मेरा कोर्स अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, ऐसे ही खत्म नहीं हुआ। टॉपिक बढ़ने के लिए बहुत सारे हैं, पढ़ाने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इतनी मेहनत करो, आप किसी का कोर्स जाके ज्वाइन करो, आप खुद भी कर सकते हो। जितनी मेहनत मैं करता हूँ, जितनी चार्ट रीडिंग मैं करता हूँ, जितना मुझे पता है, वो सब के सब आप अपने आप कर सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखो, लेकिन तब करोगे ना जब आपके पास डेटा होगा। सर आपके पास डेटा नहीं है, क्या आप सर्वे कर लोगे बिना डेटा के? बिना डेटा के कोई सर्वे नहीं होता। तो मेरे पास हर चीज होती है, मैंने कब किस कैंडल का इंतजार किया और इंतजार किया तो क्यों किया, क्यों मैं वहां पे इंतजार कर रहा हूं, और इस तरह के पैटर्न में कौन काम करने के लिए आ रहा है, ब्रेकआउट होगा तो क्या करना है, और अगर मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो मुझे क्या करना है। ये सारी बातें पहले आप समझना सीखो कि प्रीवियस डे के चार्ट में या करंट डे के चार्ट में लाइव मार्केट में हो क्या रहा है। सबसे पहले ऑब्जर्व करो जब मार्केट ओपन होता है, एक एक पॉइंट को पकड़ के चलिए, आपको काम किस पे करना है। कितने टॉपिक हो सकते हैं? प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस हो सकता है, करंट डे की ओपनिंग कैंडल हो सकती है, प्रीवियस डे का लो हो सकता है, बोथ इंडेक्स की डायरेक्शंस के ऊपर काम कर सकते हो, मार्केट में रेंज के ऊपर काम कर सकते हो, हर चीज के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक एक करके पकड़िए और एक एक करके काम शुरू करिए। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई मेरे हिसाब से, 53 मिनट की वीडियो हो गई, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो है, तो बड़ी वीडियोस पर वैसे भी व्यूज़ नहीं आते हैं, चैनल हो जाता है डेड। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को देखकर शेयर जरूर कर देना हर बंदा, ताकि वीडियो रैंक हो जाए और मुझे बड़ी वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर बड़ी वीडियो में व्यूज़ नहीं आएंगे तो क्या होता है ना, मैं 1 घंटा बोलते जा रहा हूँ, व्यूज़ देखने वाले हैं नहीं, वो पहले के 5-10 मिनट देखेंगे और देख कर चले जाएंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लगे कि भाई साहब क्या बताया, काम की तो कोई बात बताई नहीं, लेकिन आप गलत फहमी में हो। असली काम की चीजें यही हैं। अगर आपको अपना बेस मजबूत करना है कि ब्लड में ना कैंडलस्टिक दौड़ना चाहिए, मार्केट का मैनिपुलेशन आपको समझ में आना चाहिए, तो आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको चाहिए कि चार्ट रीडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए ना, तो इस पर काम करो। अगर चाहिए कि सर काम चलाओ बता दो, बैसाखी दे दो, तो कैंडल स्टिक के अलावा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पकड़िए, कैंडल और यहाँ पे इंडिकेटर लगाइए, बैसाखी पकड़ के काम करते रहो। लेकिन अगर आपको चाहिए ना कि नहीं सर मैं तो मार्केट की नस को पकड़ना चाहता हूँ, तो नस पकड़ने का तरीका यह है, 1 बाय 1 चीजों को फोकस करें, चार्ट को समझने की कोशिश करें, उसके बाद एक एक टॉपिक पे जाओ। पूरे दिन चार्ट लेके बैठे रहोगे तो चार्ट में कुछ समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो पर अपना सपोर्ट दिखाओगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ताकि मुझे लगे ना कि 53 मिनट की वीडियो बनाकर मैंने गलती करी। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगला जब टॉपिक लेके आऊंगा मैं आपको ये बताऊंगा चार्ट पर प्रैक्टिस पे 1 बाय 1 कितने टॉपिक होंगे जिस पर आपको काम करना है। मैं पहले आपको टॉपिक दूंगा ताकि आपको पता लग जाए ना कि भाई चार्ट पे काम करना कहाँ पे है। उस टॉपिक के बाद जब अगला वीडियो आएगा फिर हम शुरुआत करेंगे कि कैसे कैसे मार्केट में काम करना है। तो देखो सारी बातें तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एक सीक्वेंस चीजें पे हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। हर दिन का मार्केट अलग है, आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अभी मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद है आप लोग वीडियो को सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर।